गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का अपना लेक्चर नंबर 3 बेस्ड ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सिर्फ हेडिंग्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? टॉपिक्स कंप्लीटेड इन लेक्चर नंबर 1। तो सबसे पहला टॉपिक था अपना कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है ये हमें जाना था। इसके बाद सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में जाना था। इसके बाद सेल। सेल में मैंने आपको बताया था सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा दिया है लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बचा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जेई मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज पर जेई मेन एंड नीट। एडवांस में कम पूछे जाते हैं। हाँ, इसका यूज कर ले इसी क्वेश्चन में तो वो अलग बात है, बट डायरेक्टली इसी पर बेस्ड पूरी तरह से क्वेश्चन ये जेई मेन और नीट में ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में टॉपिक्स जो अपने कंप्लीट हुए थे वो हैं, पहला था ये सेल रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन दो टाइप की होती हैं। एक वो सेल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोड्स यानी कि हाफ सेल जो मेटल रॉड वाला इलेक्ट्रोड होता है, उसमें जो मेटल रॉड इलेक्ट्रोड है वो कैसा है? इनर्ट है। तो मेटल रॉड इलेक्ट्रोड हमारा इनर्ट है। और दूसरा वो जिसमें इलेक्ट्रोड्स भी पार्टिसिपेटिंग होते हैं। तो ये दोनों ही टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। सेल रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, ये भी देख चुके थे। और सेल रिएक्शन व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर पार्टिसिपेटिंग। इलेक्ट्रोड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द सेल रिएक्शन। ये दोनों ही टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके बाद हम लोगों ने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड देन फैराडे का सेकंड लॉ तक पढ़ लिया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लगा लिए थे। सेल रिएक्शन पर बेस्ड और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाए थे। लेक्चर 2 में जो लास्ट क्वेश्चन मैंने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का कराया था, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, उसको एक बार और से अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 3 की पहली हेडिंग, ये हेडिंग आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। इस बात को समझने के लिए एक डायग्राम नोट करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा सिंगल इलेक्ट्रोड सेल यानी कि हाफ सेल का डायग्राम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है? ओके, तो जब कभी भी किसी मेटल की रॉड को उसी के आयन के सॉल्यूशन में हम डिप कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये जिंक की रॉड ले ली और जिंक सल्फेट या कोई भी जिंक आयन, जिंक सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कुछ भी, जिंक आयन जरूरी है ये होना, एनायनिक पार्ट से कोई मतलब नहीं है। जो मेटल होगा, जैसे ये एम मेटल है तो M+ M2+ आयन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, मेटल आयन का ही सॉल्यूशन होना चाहिए, सेम मेटल आयन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, then a potential has been developed. Potential difference has been developed between the metal rod and metal ion present in the solution, and this potential difference is called electrode potential. हर बुक में यही लिखा है और यह सही भी है, बट इसमें थोड़ी बहुत चीजें और जानने की जरूरत है। और वो थोड़ी बहुत और चीजें जो जानने की जरूरत है
उसका नाम है चार्ज सेपरेशन लेयर, जिसे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी कहते हैं। तो चार्ज सेपरेशन लेयर क्या होती है, यहां पर अपने को यह भी जानना है। तो जरा डायग्राम को देखिए ध्यान से। इस डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या किया, एक मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराया। एक मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराया। ओके, अब क्या होगा, अब अगर ये मेटल की रॉड को जब आप मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराएंगे, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ओके, तो अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो M किस में जाएगा, Mn+ में। तो इसकी रिएक्शन क्या हो रही होगी, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से चल रही होगी कि जो मेटल है, ये जो हमारा मेटल है, ये मेटल इस तरीके से ऑक्सीडाइज होगा और ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन। ओके, चार्ज देख लीजिए, बैलेंस है, तो मेटल विल ऑक्सीडाइज। तो ये जो Mn+ आप देख रहे हैं मेटल आयन, ये मेटल आयन रॉड से निकलकर सॉल्यूशन में आ रहा होगा। यहां पर देखिए ध्यान से, ये रॉड का ये पोर्शन आप देखेंगे तो कट कर रहा है और यहां से ये मेटल आयन बाहर आ रहा है। यहां पर भी देखिए, इस डायग्राम में यही समझाया जा रहा है कि मेटल रॉड से मेटल आयन निकलकर बाहर आ रहा है। ओके, तो ये चीज हो गई। अब यहां पर ये देखिए, ये M+ आयन कैसा है, तो यहां पर दो टाइप के M+ आयन हैं। ये पहला जो M+ आयन है, ये जो पहला M+ आयन है, ये है मेटल आयन फ्रॉम मेटल रॉड। ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी तभी अगला लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल। वो आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आज के लेक्चर का एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। ओके, तो ये वाला हो गया मेटल आयन फ्रॉम द मेटल रॉड। और इस वाले को देखिए, ये M+ आयन कैसा है, तो ये M+ आयन, ये मेटल आयन सॉल्यूशन में है पहले से ही। मेटल आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही ये डायग्राम बना लेंगे आप लोग। तो ये पहला वाला तो बता दिया गया कि ये मेटल आयन कहां से आ रहा है, ये मेटल आयन रॉड से आ रहा है, और ये मेटल आयन कहां से आ रहा है, ये मेटल आयन सॉल्यूशन के मेटल आयन से है। आप इस चीज को अगर नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लीजिए। जिंक की रॉड को आपने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, तो अगर आपने जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला होगा तो सबसे पहले क्या हुआ होगा, सबसे पहले यहां पर जिंक इस तरीके से जिंक ऑक्सीडाइज हुआ होगा, किसमें, Zn2+ में, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके साथ साथ जो जिंक सल्फेट होगा सॉल्यूशन में, या जिंक नाइट्रेट होगा जो सॉल्यूशन में, वो जिंक आयन भी आएगा। तो ये वाला जिंक आयन जो कि मेटल रॉड से आ रहा है, और दूसरा जिंक सल्फेट या जिंक नाइट्रेट का जिंक आयन, ये सब सॉल्यूशन में ही आ गया। ओके, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए, अगर ऐसा हो रहा होगा तो शुरुआत में सॉल्यूशन के अंदर जितना मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, तभी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल था, सॉल्ट डाला गया था। अब अगर एक्सेस में M+ आयन और आ जाएंगे सॉल्यूशन में, तो क्या सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ जाएगा? क्या इससे आप एग्री करते हैं? सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आने लगेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रॉड कैसी हो जाएगी, रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, रॉड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें से M+ तो बाहर निकलता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही आ रहे होंगे।
तो रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई और सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन कैसा हो गया, सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया और रॉड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। सभी को क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है और रॉड पे जो नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा और इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल के डिफरेंस को ही बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बोला गया है पोटेंशियल डिफरेंस और यही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? एज पर द डायग्राम अगर आप देखेंगे तो मेटल विल ऑक्सीडाइज, मेटल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, चाहे वो एम मानकर आप सॉल्व करें या जिंक को समझ के सॉल्व करें। तो अगर मेटल है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होता है, लेक्चर 1 से ये सारी बातें बताता आ रहा हूं आपको। मेटल आयन रिड्यूस होता है, मेटल कभी रिड्यूस नहीं होता, मेटल हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। और अगर मेटल में कोई रिड्यूस की बात कर रहा है, इसका मतलब मेटल आयन रिड्यूस हो रहा है। तो मेटल अगर ऑक्सीडाइज होगा तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप के कैसे होंगे? अगर मेटल ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना मेटल आयन में और सॉल्यूशन में, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कब होगा? जब मेटल ऑक्सीडाइज हो। लेकिन अगर मेटल आयन रिड्यूस होता है, ध्यान दीजिएगा, मेटल रिड्यूस होता है मत बोलिएगा कभी भी और ना ही समझना है ये। अगर मेटल आयन रिड्यूस होता है और वो मेटल में जाता है तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। और अगर ऐसा होगा तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। शॉर्ट में बोलते हैं आरईपी। आरईपी बोला जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए और ओईपी बोला जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब किसी मेटल के रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन, उसी के मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल रॉड पे कोई चार्ज आ जाएगा। अब क्या चार्ज आ जाएगा ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से। अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रॉड कैसी हो जाएगी? रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और मेटल आयन का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की वजह से आया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता, अगर मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट होता तो सोचिए इसका उल्टा होता, यानी रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता और सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज हो जाता। लेकिन अभी भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ और इसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर मेटल आयन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। इतनी बात आपको क्लियर है? अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए, यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ गया और नेगेटिवली चार्ज रॉड में आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन का होगा वो नेगेटिवली चार्ज रॉड को घेर लेगा और इसी से बनता है चार्ज सेपरेशन लेयर। ओके, जिसकी वजह से ये चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब वो बंद क्यों हो जाएगा उसको अभी थोड़ा आगे पढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ समझाना
फिर आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके समझिए। ओके, पहले तो आप ये डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम पे जैसे जैसे मैंने मेंशन किया है वैसे वैसे आप भी मेंशन कर लीजिए। रॉड नेगेटिवली चार्ज थी नहीं, रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गई। कब हो गई? जब मेटल की रॉड से मेटल आयन बाहर आया। आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेटल की रॉड मेल्ट करने लग गई, गलने लग गई। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो प्लीज जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर है तो जल्दी से कमेंट कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से कमेंट कीजिए यस या नो। अगर समझ में आ गया तो यह कमेंट कर दीजिए। अभी डायग्राम बना लेना है आपको, और जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो बना लेना है। थ्योरी इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बताते जा रहा हूं, वो फिर लिखते जाइएगा, वो बोर्ड पे स्क्रीन पे चलता जाएगा। सर सब समझ आ गया? ओके घनश्याम जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्लियर सर? ओके, तो अब इसका थ्योरी भी नोट करेंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताया, उन्हीं चीजों को लिखना है। When a metal rod is dipped into the solution of its own ion, metal rod acquire either positive or negative charge। देखिए यहां पर मैंने आपको बोला भी था, मेटल की रॉड पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो नेगेटिव चार्ज आएगा, डिपेंड करेगा कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। और इसके लिए मेटल रॉड और सॉल्यूशन दोनों जिम्मेदार हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, मेटल की रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, अब ये वाला पॉइंट बचा हुआ है क्लियर करना, एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए। एट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन ड्यू टू चार्ज सेपरेशन लेयर और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एट द इंटरफेस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, अ पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन डेवलप्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये सारा मैटर, इक्विलिब्रियम आ जाना, चार्ज सेपरेशन लेयर आ जाना, ये बुक्स में जल्दी नहीं लिखते हैं, इसीलिए आपको यही नोट्स लिखने हैं और इन नोट्स पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले पॉइंट पे आता हूं मैं, इक्विलिब्रियम वाली बात भी समझाता हूं। क्या सबने नोट कर लिया? मैं साइड आ जा रहा हूं, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखिए, डैनियल सेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उस टॉपिक को समझाने के लिए, जो कि आज की क्लास में शायद ना भी चल पाए, अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो उस टॉपिक को समझाने के लिए, और वो आपको पहले से ही समझ में आ जाए, यानी अगला जब लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करूं तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो पहले से ही आधे से ज्यादा बातें आपको क्लियर हो, उसके लिए लेक्चर 3 बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ओके, तो यही सारे पॉइंट्स होंगे जो कि अलग अलग पार्ट वाइज यूज हो रहे होंगे। आप देख ही रहे हैं कि एक हाफ सेल है, दूसरा हाफ सेल और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, जो हमें अगले टर्म पे पढ़ना है, डैनियल सेल। अगर नहीं सुना है नाम, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना सुनते जाओ, इतना ही सुनते जाओगे आपके लिए बहुत है, इतने से ही रैंक आ जाएगी, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। डन सर, ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बन रहा था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन रहा था मेटल रॉड पे चार्ज आ जाने से और उसका अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन में आ जाने से। अब आप सोचिए
कि अगर यहां पर सॉल्यूशन में एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं पॉजिटिव चार्ज जैसा डायग्राम बनाया उसी को लेकर समझा रहा हूं, ओके। तो सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एक्सेस में और रॉड अगर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को बाहर पॉजिटिव चार्ज वाला घेर लेगा या नहीं घेर लेगा? घेरेगा ना। इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन लेयर, यानी वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक सेपरेशन लेयर आ जाती है, उसी को चार्ज सेपरेशन लेयर या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं, ओके। और थोड़ी ही देर में क्या होगा? चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन अभी आपको स्टार्टिंग में इरिवर्सिबल जैसी दिख रही है, m जा रहा है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने लग जाएगी और मेटल आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जिसको यहां पर मेंशन किया जा रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब ये जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ओके। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में आ गया एक्सेस में और नेगेटिव चार्ज रॉड पे आ गया, तो थोड़ी ही देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा और वो इक्विलिब्रियम से चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि अगर मुझे कंटिन्यूअसली इस सेल से काम लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए? ये जो चार्ज का फ्लो बंद हो गया, इसको खत्म कैसे किया जाए? अगर ये चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो ऐसा कौन सा तरीका यूज किया जाए जिससे ये चार्ज फ्लो कंटिन्यूअसली करता रहे, इस सेल से हम वर्किंग ले सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये वर्किंग ले सके। एक बात और इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं होगा कि मेटल की रॉड को आप मेटल आयन के सॉल्यूशन में जैसे ही डिप करेंगे, अरे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना आपको दूसरे से। जब सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा तो चार्ज कहां से फ्लो होगा? तो सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा तब चार्ज फ्लो होगा, तभी की मैं सारी बातें बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिस वजह से चार्ज का फ्लो होना बंद हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अब आप सोचो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया तो मेटल से मेटल आयन आया और मेटल आयन से वापस फिर मेटल आ जाएगा, तो ये तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लगा। और अगर मेंटेन होने लगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो चार्ज का भी फ्लो नहीं होगा। तो चार्ज के फ्लो को कंटिन्यूअसली करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलिए अब आपके कमेंट देख लेते हैं, जल्दी से बताइए अगर किसी के माइंड में कुछ चल रहा है। आखिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे कि चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम इससे वर्किंग ले सके? सबसे पहले मुकेश जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि सर इसमें सॉल्ट ब्रिज का यूज करना चाहिए। गुड, बिल्कुल सही, सॉल्ट ब्रिज का हम यूज करेंगे। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? ये चार्ज सेपरेशन लेयर को खत्म करेगा और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस चालू कर देगा। तो न्यूट्रलाइज करेगा सॉल्यूशन में जो चार्ज फैला हुआ है। वो कैसे, वो अभी थोड़ी देर में हम लोग देखते हैं। ये बिल्कुल सही आंसर बताया कि सॉल्ट ब्रिज का यूज करना चाहिए। एक और हाफ सेल लगा लेंगे, एक और हाफ सेल अगर आप लगा देंगे उसके बाद भी यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जब दूसरा हाफ सेल लगाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया है। तो ऐसा दोनों तरफ ही हो रहा होगा और चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। इसीलिए सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इसके आगे के पॉइंट्स भी आप नोट करते जाइए। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, अगर आप मेटल की रॉड को मेटल आयन के सॉल्यूशन में डिप कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। पीछे जो डायग्राम दिया था उसके अकॉर्डिंग वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, क्योंकि वहां पर मेटल की रॉड ऑक्सीडाइज हो रहा था और वो मेटल आयन में जा रहा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, अगर मेटल ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल OEP, अगर मेटल आयन रिड्यूस हुआ तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल REP। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं। OEP और REP में क्या रिलेशन होता है? तो OEP और REP का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। ओके, जैसे किसी रिएक्शन को अगर आप रिवर्स करके लिख देंगे, पलट के लिख देंगे, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, सिर्फ क्या बदल जाएगा? साइन बदल जाएगा। पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो OEP इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ REP या REP इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ OEP, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, साइन अपोजिट। ओके, नेक्स्ट है, when a metal rod is dipped into the solution of its own ion, there are 3 type of possibilities which may occur। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लिखते जाइएगा ये पॉइंट भी, और इसी के ऊपर तो आज का अपना पूरा लेक्चर है ना, कि 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। When a metal rod is dipped into the solution of its own ion, then there are 3 type of possibilities which may occur। 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब वो पॉसिबिलिटीज क्या है उसको हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे। वो पॉसिबिलिटीज क्या हैं इसको हम लोग केस वाइज स्टडी करेंगे। यहां तक नोट कर लिया? तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे केस नंबर 1। अब ये केस नंबर 1 क्या है आप खुद सोचिए। केस नंबर 3, 1, 2 ये सब क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला केस नंबर 1 क्या हो सकता है? अच्छा, अगर मैं आपको केस नंबर 1 बता दूं तो क्या मेरे को आप केस नंबर 2 या 3 की कंडीशन बता सकते हो? केस नंबर 1 क्या होगा? एक केस ले लेते हैं जिसमें मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, जिसमें की मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। ओके, मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मेटल आयन। मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयन। तो मेटल की टेंडेंसी है भाई ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये आयन में चला जाएगा, ये आयन में चला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस पूरे का, इस टेंडेंसी का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप मेरे को बताओ दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक कंडीशन तो हो गई मेटल की टेंडेंसी है मेटल आयन में जाने की, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? मेटल आयन। दूसरी कंडीशन किसी ने लिखा है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार, अभी तक तो किसी का कमेंट नहीं आया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? इसका उल्टा, मेटल मेटल आयन में जा रहा है पहला केस, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी कि मेटल आयन मेटल में चला जाए, इससे बनेगा OEP, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दूसरे वाले से बन जाएगा REP, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जब तक मैं ये दोनों समझाऊं, साथ ही साथ ये समझते भी जाना है और ये सोचते भी जाना है कि आखिर तीसरा केस क्या होगा, या तीसरा सर ने गलती से तो नहीं लिख दिया। तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी या 3 होंगी? अगर 3 होंगी तीसरी क्या होगी, ये भी साथ साथ सोचना है। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप तीसरी कंडीशन मुझे कमेंट करके लिखेंगे यहां पर, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बीना सिंह जी ने कमेंट भी किया है, मेटल इज इनर्ट, बिल्कुल सही बात है, इनर्ट। तीसरी कंडीशन होगी इनर्टनेस की। ओके,
तो एक एक करके सारे केस समझ लेते हैं, एक एक करके सारे केस समझना स्टार्ट करते हैं। तो केस नंबर 1 क्या है? मेटल हैज हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू आयन, यानी कि ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मेटल अगर मेटल आयन में जाएगा, दिस इज कॉल्ड ओईपी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पहला पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है? ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। तो एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑलवेज अकर ऑक्सीडेशन, ओके, नोट कर लीजिएगा। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट, मास ऑफ मेटल रॉड डिक्रीजेस। अब मेटल की रॉड गलने लगेगी, क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मेटल रॉड का मास क्या होगा? डिक्रीज, ओके। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अगर मेटल की रॉड गलने लगेगी तो वो मेटल आयन गया कहां? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में मैंने पानी तो डाला नहीं, तो वाटर तो नहीं है ना, सिर्फ हमने मेटल आयन डाल दिया। तो मेटल आयन डाल दिया तो उससे मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो यही है तीसरा पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इनिशियली रॉड इज न्यूट्रल, व्हेन डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन देन रॉड विल मेल्ट। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो मेटल किस में चला जाएगा? मेटल आयन में चला जाएगा, और ये n इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर लेंगे, और ऐसे हाफ सेल, क्योंकि ये अभी एक की तरफ लिखा गया है, तो इसको एनोडिक हाफ सेल बोलेंगे। एनोडिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से एनोड, और हाफ सेल ये है क्योंकि अभी ये कंप्लीट सेल नहीं बना है, ओके। ये सारे पॉइंट जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। पॉजिटिव चार्ज गोज इनटू द सॉल्यूशन। आप खुद सोचिए, अगर मेटल की रॉड ऑक्सीडाइज होगी तो मेटल आयन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहां जाएगा? सॉल्यूशन में। तो रॉड कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। मैंने आपको पीछे डायग्राम में ये सारी बातें समझा ही दी थी, उसको लिखाना रह गया था, तो वो नोट करते जाइए, ओके। जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या यहां तक कंप्लीट कर लिया? तो नेक्स्ट ये डायग्राम है, ये डायग्राम में यही सारी बातें समझाई गई हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, जो अभी मैंने आपको पीछे वाले डायग्राम में समझाया था वही सारी चीजें हैं, बस यहां पर चार्ज सेपरेशन लेयर की बात थोड़ी सी करेंगे। तो मेटल M इज कन्वर्टेड इनटू, यहां N प्लस कर लीजिएगा, तो Mn प्लस में चला जाएगा प्लस N इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखिए ये क्या है? हमारी मेटल रॉड, ये है मेटल रॉड, ओके। इस मेटल रॉड में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि रॉड तो न्यूट्रल ही होगी। अब ये मेटल रॉड से ये Mn प्लस बाहर आ रहा है, मेटल आयन बाहर आ रहा है, Mn प्लस बाहर आ रहा है। अगर ऐसा होगा तो रॉड में कैसा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव। तो रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज। और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज। नोट कर लीजिए, रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अब देखिए ये सब जब होगा तो ये सब यहां पर दिखाई भी दे रहा है, तो आफ्टर सम टाइम यही सारी चीजें हो रही होंगी। इस चीज को बल्कि हम यहां पर भी मेंशन कर सकते थे, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम ये रॉड कैसी हो गई? क्योंकि यहां से मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर आप लिख लीजिए रॉड बिकम नेगेटिवली चार्ज, ओके। इसको मेटल रॉड पे ही रहने देते हैं, और सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज वो भी इधर ही लिख लीजिएगा। तो ये आपकी रॉड है, रॉड बिकम
नेगेटिवली चार्ज्ड, और यहां लिख लेंगे सॉल्यूशन बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये दो डायग्राम बनाए ही मैंने इसलिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। ओके, ये दोनों इसलिए बनाए ताकि एक साथ सारी चीजें ना रखें, अलग अलग दिखाएं। तो शुरुआत में ऐसा था, मेटल से मेटल आयन निकलने लगा, तो मेटल आयन जब निकलने लगेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, बाहर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो देखिए बाहर ये पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, बाहर में ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर से इसको घेरने लग जाएगा, किसको, नेगेटिवली चार्ज रॉड को, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को घेरा जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को घेरा जा रहा है। ओके, इसी को बोलते हैं चार्ज सेपरेशन लेयर, यही चार्ज सेपरेशन लेयर है। ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन लेयर will form, charge separation layer will form। ओके, तो इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन लेयर बनने लगेगी, और फिर होगा क्या कि जब हम शुरुआत में इसको किसी दूसरे हाफ से सेल से कनेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट होना तो चालू होगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि मेटल आयन और सॉल्यूशन के बीच में, मेटल आयन और मेटल के बीच में, सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयन और मेटल रॉड के बीच में, ओके, कुछ भी बोल सकते हैं, M और M प्लस, Mn+ और ये M, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लग जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम जैसे ही मेंटेन होगा तुरंत चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा, और इस चार्ज के फ्लो को कंटिन्यू कराने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्ट ब्रिज पोलराइजेशन को अवॉइड करेगा और चार्ज कंटिन्यू फ्लो करेगा, और इस तरीके से हम इस सेल से लॉन्ग टाइम तक वर्किंग करा सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर केस नंबर 1, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोगों ने ये देखा कि मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, और इसके बाद जो मैंने कुछ पॉइंट्स बोले हैं वो अब आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो उनको भी नोट कर लेंगे। ओके, इसे इरेज कर दूं, तो ये स्लाइड हटा रहा हूं मैं, तो ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। बट आफ्टर सम टाइम फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, मेटल रॉड से मेटल आयन गया सॉल्यूशन में, तो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन सराउंड द नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्ज सराउंड नेगेटिव चार्ज, ओके, सराउंड द नेगेटिव चार्ज and the rod negative charge of rod and a charge separation layer form. Due to charge separation layer, potential difference developed between metal rod and the solution, and this is called oxidation electrode potential, क्योंकि ये potential difference develop हुआ है किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, ये ऑक्सीडेशन की वजह से डेवलप हुआ है। ओके, इसके साथ ही साथ when the flow of charge will stop, it maintain an equilibrium। ये देखिए, ये बता रहा था मैं आपको, इस तरीके का एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होने लग जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा। मेटल से मेटल आयन, तो मेटल आयन से मेटल भी जा रहा होगा, तो चार्ज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा, तो चार्ज का फ्लो क्या हो गया, रुक गया। चार्ज का फ्लो रुक जाने का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है, इसीलिए चार्ज का फ्लो आगे नहीं हो रहा है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, फिर कैसी रिएक्शन होगी,
फिर ये इररिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यानी मेटल से कहां जाएगा, मेटल आयन में जाएगा, वापस लौट कर नहीं आएगा। तो अगर आप सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन बन जाएगी, ये साइन हट जाएगा, इररिवर्सिबल बन जाएगा, मेटल से मेटल आयन। और अगर आप सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करेंगे, बगल में आप भले ही हाफ सेल दूसरा कनेक्ट कर लीजिए, इसके बाद भी थोड़ी देर में ही यही होने वाला है। ओके, तो ये जल्दी से ये सारे पॉइंट्स थे, नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि अगर सॉल्ट ब्रिज लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। दैट्स वाई फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज वी रिक्वायर अ सॉल्ट ब्रिज बिकॉज इट न्यूट्रलाइज द चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और इस तरीके से हम इस सेल से लॉन्ग टाइम के लिए वर्किंग ले सकेंगे। इसका मतलब बिना सॉल्ट ब्रिज के कोई भी सेल, उसमें हाफ सेल की बात करें, चाहे एनोडिक कंपार्टमेंट की या कैथोडिक कंपार्टमेंट की, वो लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं करता। इट मींस हाफ सेल कांट वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? जल्दी करिए, अपना टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे आपको और भी अच्छे से चीजों को समझ में आ जाएगा। आज के इस लेक्चर से आपको ओईपी और आरईपी क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं। बस जरूरी है आपके कंसंट्रेशन की। अगर आप कंसंट्रेट करके ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर नोट्स बना रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीके फॉलो कर रहे हैं, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, नोट कर लिया सबने? तो स्टार्ट करते हैं आगे का पॉइंट, आगे का टॉपिक। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू फ्लो ऑफ चार्ज, एक पॉइंट और रह गया, इसको और नोट कर लेंगे। वी हैव टू कनेक्ट टू हाफ सेल बाय अ कंडक्टिंग वायर थ्रू सॉल्ट ब्रिज। देखिए यहां पर भी सॉल्ट ब्रिज के बगैर काम नहीं चलने वाला है, सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। दो हाफ सेल को कनेक्ट करेंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो चार्ज फ्लो होगा। लेकिन बिना सॉल्ट ब्रिज के वो चार्ज फ्लो रुक जाएगा, इसीलिए आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना है। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अब इस डायग्राम पे। यहां पर देखिए ये मेटल रॉड, ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करके दिखाने वाला हूं। लेकिन आप खुद सोचिए कि दूसरा बगल में हाफ सेल बिना लगाए थोड़ी ना कुछ होने वाला है। ओके, अब इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज। और अगर मैं ये सॉल्ट ब्रिज ना लगाऊं तो ये सेल वर्किंग नहीं करेगा। ओके, एक बार फिर से सारी चीजों को समझ लेते हैं। वो पीछे का पूरा नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, इसी में समझाने जा रहा हूं। इतने पोर्शन को, ये जो आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट में लिखा हुआ है, ये हाफ सेल बोलते हैं। ये वाला भी हाफ सेल है। ओके, दो हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट सेल। ये सब बातें मैं आपको सेल में बता चुका हूं। चलिए अब आगे की बात जानते हैं। इन दोनों हाफ सेल को अगर मैं कनेक्ट कर दूं कंडक्टिंग वायर के थ्रू, और अगर सॉल्ट ब्रिज ना लगाऊं तो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन लेयर, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लेयर, क्या होगा, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ये सेल काम नहीं करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आपको रिएक्शन रिवर्सिबल बनानी है तो सॉल्ट ब्रिज हटा दो, तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा थोड़ी देर बाद। कब रुक जाएगा, जैसे ही इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और अगर आपको ये सेल का वर्किंग कंटिन्यू कराना है तो यहां पर आपको सॉल्ट ब्रिज लगाना है। अब क्या होगा, अब M से Mn+ तो जाएगा, लेकिन Mn+ से M नहीं जाएगा, यानी रिएक्शन अब कैसी हो जाएगी, इररिवर्सिबल। और सॉल्ट ब्रिज हटाने से कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल। इतनी बात आपको समझ में आई। ये जो बगल में मैंने बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और इसका नाम है शी। इसका नाम है शी। शी का मतलब कोई लड़की नहीं है, शी का मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये एक
रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने के लिए उसके सॉल्यूशन में रेफरेंस इलेक्ट्रोड बिना लगाए आप कैसे जान पाओगे? क्योंकि सर्किट ही नहीं कंप्लीट होगा, तो आपको बगल में कोई तो सेल लाना पड़ेगा ना। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल आयन का OEP REP लिखा होता है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी गई है अपने एनसीईआरटी में, वो वैल्यूज आखिर आई कैसे मेजर की गई? तो एक तरफ हाफ सेल लगा दिया, जिसका आपको फाइंड आउट करना है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना बनेगा, और एक तरफ आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा लिया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ओके, तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया गया है जीरो। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसीडर किया गया है जीरो। इसके रेस्पेक्ट में दूसरे वाले मेटल रॉड से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, और यहां वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो इसका मतलब इस मेटल आयन की आ जाएगी, इस मेटल रॉड और मेटल आयन के सॉल्यूशन की वजह से आ जाएगा। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहां इस रीडिंग पे आने लग जाएगी। ओके, और यहां पर हमने जीरो मान रखा है, तो इसका मतलब जो भी रीडिंग बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से बन रही है। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब इसके साथ साथ आपको एक बात और समझ लेनी है, सेल का रिप्रेजेंटेशन। हमेशा जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट में लिखते हैं। दिस इज एनोडिक हाफ सेल, ये साइन कन्वेंशन है, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो एनोडिक हाफ सेल है, और जो राइट में लिखा होता है वो क्या होता है? कैथोडिक हाफ सेल। तो एनोडिक हाफ सेल वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोडिक हाफ सेल वाले का क्या होगा? रिडक्शन। यानी यहां से ऑक्सीडेशन होगा तो वहां से क्या होगा? रिडक्शन। ओके, अभी थोड़ी देर में मैं ये वीडियो प्ले करके भी दिखाने वाला हूं आपको कि आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर मैं वीडियो प्ले करता हूं। ओके, यहां पर देखिए लास्ट में जो लिखा भी हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के एक बार बता दे रहा हूं, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे दिखना रहा हो। Here on the left we have zinc half cell and on the right we have standard hydrogen electrode। तो मैंने पहले ही लिख दिया ये सारी चीजें। ओके, तो ये हमारा एनोडिक हाफ सेल हो गया, ये वाला हमारा एनोडिक हाफ सेल हो गया। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, एनोडिक हाफ सेल, और ये वाला हमारा कैथोडिक हाफ सेल हो गया। ये वाला हमारा कैथोडिक हाफ सेल हो गया। एनोडिक हाफ सेल पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, इतना बेसिक तरीके से सब डायग्राम समझा रहा हूं जैसे कोई 11th का बच्चा मेरे सामने पढ़ रहा हो। ओके, हालांकि मैं जानता हूं आप सब 12th और 12th पास आउट वाले ही बैठे हैं। जैसे जैसे आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, स्पीड ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाएगी। कैथोडिक हाफ सेल में क्या होगा? रिडक्शन होगा, तो कैथोडिक हाफ सेल में रिडक्शन होने वाला है। ओके, अभी आप जो पढ़ के आए हो ना, एनोडिक हाफ सेल, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जिंक की रॉड है, ये जिंक सल्फेट की जगह यहां पर जिंक नाइट्रेट ले लिया गया। इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मतलब सिर्फ किससे है? जिंक आयन से। फिर वो सल्फेट से आए चाहे नाइट्रेट से आए, तो जिंक की रॉड को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डाला गया। उधर दूसरी तरफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बोर्ड लेवल में पूछा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिटेल में समझा दूंगा। अभी फिलहाल ज्यादा समझने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ये जो आप इनलेट देख रहे हैं, इस इनलेट से,
यहां से हाइड्रोजन गैस पास होगी, ओके, यहां से हाइड्रोजन गैस पास होगी और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन होने से रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इस तरफ, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस पास होगी, तो यहां अंदर बबलिंग होगी, ये हाइड्रोजन गैस की क्या होगी, बबलिंग होगी। अब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक किसमें जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक जाएगा Zn2+ में, और यहां जब रिडक्शन होगा तो क्या होने वाला है, यहां जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, H+ आयन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स अप H2। अब आप देखिए वहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहां पर भी आप 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ आयन लिख लीजिए, तो ये हाइड्रोजन गैस ये आ जाएगा। ओके, तो शुरुआत शुरू करें, ये तो समझ में आ गया, तो वीडियो प्ले करना मैं स्टार्ट कर रहा हूं। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लीजिए। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है सर, ये आपको अगले लेक्चर में और अच्छे से बताऊंगा जब डैनियल सेल पढ़ा रहा हूंगा। फिलहाल आपको जितना जानना है इसको समझने के लिए वो समझ लीजिए। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब होती है, ओके, यू शेप की इन्वर्टेड ट्यूब होती है, जहां पर भरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करेगा मेटल पर कि किस मेटल के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट है, ओके। जैसे यहां NaCl दिखाए तो जरूरी नहीं है हर बार NaCl ही रखा जाए, तो मेटल दोनों एनोडिक हाफ सेल और कैथोडिक हाफ सेल पे डिपेंड करेगा कि उनके लिए कौन सा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इसको एक कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ फिल करते हैं, यहां पर कॉटन वूल प्लग लगा रहता है, यहां पर ये कॉटन वूल प्लग लगा रहता है, और इसका काम क्या है वो समझ लीजिए। इसका काम है सर्किट को मेंटेन करना। अब आप खुद सोचिए, आपने फिजिक्स में भी सुना होगा, सर्किट मेंटेन होगा तभी चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, ओके। तो टू मेंटेन द सर्किट, टू अवॉइड द पोलराइजेशन, अगर ये सब नहीं होता, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं होती, तो रॉड नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, बाहर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज घेर लेगा उसको, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर चार्ज सेपरेशन लेयर आ जाएगी, और उस चार्ज सेपरेशन लेयर की वजह से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम की वजह से चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो यहां पर जब सॉल्यूशन में एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो इधर से नेगेटिव चार्ज आएगा और उसको न्यूट्रलाइज करके चला जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल, यानी पोलराइजेशन को क्या कर दिया, अवॉइड, ओके। इधर समझिए, जब यहां पर रॉड पे, अभी यहां पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, अगर अदरवाइज यहां पर भी अगर कोई मेटल की रॉड होती तो मेटल आयन रॉड पे जाता, तो रॉड कैसी हो जाती, पॉजिटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन कैसा हो जाता, नेगेटिवली चार्ज। तो इधर से कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा और उसको कॉम्पनसेट कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसी तरीके से पोलराइजेशन को खत्म करता है सॉल्ट ब्रिज। आई होप अब आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में समझ में आ गया होगा। एक यू शेप का इन्वर्टेड ट्यूब होता है, फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विद अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं अगर अगर जेल। अगले लेक्चर में मैं आपको ये सब पूरा बता दूंगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। अभी आपको इतना जानने की जरूरत है सिर्फ कि सॉल्ट ब्रिज वो चीज है जिसकी वजह से सेल परफॉर्म करेगा फॉर लॉन्ग टाइम। अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होने वाला है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। अगर यूज करेंगे तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन चलेगी और चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा, ओके। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वीडियो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है।
ये हाइड्रोजन गैस जा रही है और साथ में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन जा कहां से रहा है, तो ये देखिए, ये यहां पर इसको रोकते हैं, यहां पर इसको रोकते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इसके लिए लिख लिया गया है, ये सॉल्ट ब्रिज के लिए लिखा था। ओके, इस पॉइंट पे रुकता हूं मैं, थोड़ा इस पॉइंट को इरेज कर देता हूं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा। पीछे का तो आपने बना ही लिया होगा। अब आप यहां पर समझिए, इसमें ये वाले को जिंक रॉड दिखाया जा रहा है और ये जिंक रॉड से जिंक आयन बाहर निकल रहा है। ओके, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो जिंक रॉड से जिंक आयन बाहर आ गया और रॉड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। रॉड पे इलेक्ट्रॉन आ गए ना एक्सेस में, तो वही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ आ रहे हैं। और क्योंकि कैथोडिक की तरफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन गैस बबलिंग कर रहा है, तो उधर की रिएक्शन ये है, ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसको आप लिख दोनों तरह से सकते हैं, हाइड्रोजन गया H+ आयन में या H+ आयन गया H2 में, लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट में जिंक लगा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इस वाले का क्या होगा, रिडक्शन। अगर आपको ये जानना है कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसा होगा, तो ये सब मैं आपको पहले ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बता चुका हूं। रिएक्टिविटी सीरीज यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक की पोजीशन ऊपर है और हाइड्रोजन की नीचे है। जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है। आई रिपीट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन वाले का जीरो, जैसा कि मैंने लिखा भी है, रेफरेंस होता है ये। तो जिसका एसआरपी वैल्यू जितना नेगेटिव होगा उसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। ये जो ऑक्सीडाइज होगा वो लेफ्ट में रहेगा, जो रिड्यूस होगा वो राइट में रहेगा। ओके, तो ये रॉड से जिंक आयन बाहर निकला, सॉल्यूशन में गया, और ये सॉल्यूशन में गया तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मेटल की रॉड गलने लग गई। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कैथोड की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, और ये वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी 0.76 वोल्ट। ओके, 0.76 वोल्ट। तो मैं ये स्टार्ट कर दे रहा हूं पूरा वीडियो, एक बार आप पूरा वीडियो देख लीजिए। वो हाइड्रोजन के बारे में दिखाया जा रहा है, हालांकि ये एक साथ होगा ये सारी चीजें, ऐसा थोड़ी ना होगा पहले वहां होगा बाद में यहां होगा। तो जिंक से जिंक आयन गया, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। ओके, 0.76 आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है, 0.76 वोल्ट। ओके, समझ आ गया आपको? जिंक से जिंक आयन, अगर जिंक से जिंक आयन जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो 0.76 वोल्ट पॉजिटिव में आएगा, और अगर जिंक आयन से जिंक जाएगा तो 0.76 वोल्ट ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका रिडक्शन हुआ, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ, मैं इसको पॉज कर दे रहा हूं, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इतना ही था वीडियो। इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ, इसका 0 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी की वजह से आएगी। इस तरह से हम डिफरेंट मेटल आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर, आ गया मैसेज। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल जल्दी से पूछ लीजिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, केस नंबर 2। केस नंबर 2 आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नो डाउट, जल्दी जल्दी बताते जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सर, नो डाउट। ओके, नो डाउट, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्लियर हो गया। केस नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट है। तो केस नंबर 2 क्या है, जरा जल्दी से वो देख लेते हैं। केस नंबर 2, metal ion has higher tendency to convert into metal rod.
मेटल आयन हैज हायर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू मेटल रॉड। अगर मेटल आयन मेटल रॉड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? ओके, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड कैथोड। जस्ट रिवर्स, पिछले वाले केस नंबर 1 का रिवर्स। मास ऑफ मेटल रॉड इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। अगर अब की बार मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब मेटल आयन कहां से निकल के जाएगा? सॉल्यूशन से निकल के जाएगा और रॉड पे जाएगा, तो रॉड का मास बढ़ जाएगा, रॉड का मास इंक्रीज हो जाएगा और इसके साथ साथ सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि रिडक्शन हुआ तो कैथोड पे ही रिडक्शन होता है, तो यहां लिख लीजिएगा ड्यू टू रिडक्शन, ये कैथोड पे हो रहा होगा। ओके, आगे के पॉइंट लिख देंगे। इनिशियली जैसे पीछे बताया था केस नंबर 1 में, बिल्कुल वैसे ही पॉइंट यहां पर भी मेंशन करना है। इनिशियली रॉड इज न्यूट्रल व्हेन डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, देन मेटल आयन गोज इनटू मेटल रॉड। ये मेटल आयन है, ये मेटल रॉड, ये मेटल सॉलिड में चला जाएगा। ओके, ये बैलेंस भी हो रहा है और ऐसे हाफ सेल को कहते हैं कैथोडिक हाफ सेल। ड्यू टू रिडक्शन इसको बोलेंगे कैथोडिक हाफ सेल। ओके, बट आफ्टर सम टाइम वही प्रॉब्लम सेम कि अगर आप सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे और दोनों तरफ हाफ सेल कनेक्ट भी कर दोगे तो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। किसके बीच में? मेटल आयन और मेटल के बीच में। और क्या होगा? चार्ज सेपरेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए वही पॉइंट मेंशन किया गया, बट आफ्टर सम टाइम फ्लो ऑफ चार्ज विल स्टॉप बिकॉज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन will surround the positive charge of rod and charge separation layer will form. ओके, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी। चार्ज सेपरेशन लेयर विल फॉर्म, जस्ट रिवर्स होना है। अगर केस नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गया तो केस नंबर 2 में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, बस रिवर्स करते जाओ। जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव लगा दो, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव कर दो, अपने आप सारी बातें समझ में आ जाएंगी। रिएक्शन है तो रिएक्शन को पलट दो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो यहां पर ये फिर से उसी तरीके का दिया हुआ है। तो अब की बार मेटल आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है? मेटल रॉड में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ये क्या है हमारा? ये है मेटल रॉड। शुरुआत में जितना प्लस उतना ही माइनस, तो रॉड कैसी है? न्यूट्रल। रॉड कैसी है? न्यूट्रल। ओके, अब इसमें क्या होगा? आफ्टर सम टाइम तो आफ्टर सम टाइम का होने वाला है। चलिए देखते हैं। अब की बार यहां से जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन से मेटल आयन निकलकर इधर रॉड पे जाएगा। तो अगर सॉल्यूशन से मेटल आयन निकलकर रॉड पे जाएगा तो सोचिए सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था। अब सॉल्यूशन से अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मेटल रॉड पे जाने लग जाएगा तो ये रॉड कैसी हो जाएगी? रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज, सॉल्यूशन बिकम नेगेटिवली चार्ज। और फिर से ये जो नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन का, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन का, ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ रॉड को घेरेगा। मैं अलग अलग कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इससे चार्ज सेपरेशन लेयर फॉर्म होगी। इससे फॉर्म होगा चार्ज सेपरेशन लेयर, चार्ज सेपरेशन लेयर। नोट करते जाइए। ओके, तो अब यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हो रहा है ये जो Mn+ है ना, ये Mn+, ये थोड़ा सा एरो गड़बड़ बन गया है, इधर जाएगा। ओके, Mn+ इधर जाएगा।
तो अगर रॉड के पास पहुंचेगा तो रॉड के पास का मास क्या होने लग जाएगा, वहां पर मास डिपॉजिट होने लग जाएगा, तो रॉड पहले से ज्यादा थिक हो जाएगी और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इस वजह से मेटल रॉड का मास इंक्रीज होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और इन दोनों आयन के बीच में एक चार्ज सेपरेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। ओके, और चार्ज सेपरेशन लेयर जो फॉर्म होगी इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बोला जाएगा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, और ये जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, चार्ज सेपरेशन लेयर जो बन गया इससे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तो चार्ज फ्लो रुक जाएगा, और अगर चार्ज फ्लो रुक जाएगा तो अगर आपको इसको खत्म करना है तो फिर से वही सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज का यूज करेंगे, जो कि पोलराइजेशन को अवॉइड कर देगा। मैंने काफी कुछ केस 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो केस नंबर 2 में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए रह ही नहीं गया। ओके, तो ये पॉइंट्स नोट करते जाइएगा। When the flow of charge will stop, it maintain an equilibrium. ये equilibrium maintain होने लग जाएगा, ये equilibrium maintain होगा। ओके, an equilibrium will maintain, जिस वजह से चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। अगला पॉइंट है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन लेयर potential difference developed between metal rod and solution. It is called reduction electrode potential, REP. Okay, next point है that's why for the continuous flow of charge we require a salt bridge because it neutralizes the charge present in the solution. Polarization को avoid करेगा, पिछले केस में भी बताया ना आपको। ये एक डायग्राम फिर से देख लेंगे। अब की बार मैंने कॉपर ले लिया है एग्जांपल में, ये कोई इसमें कोई वीडियो नहीं है इसलिए कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के फॉर्म में समझा दिया, तो अब टाइम किल करने से कोई फायदा नहीं है, इसको आप समझ लीजिए जल्दी से। ये अब की बार कैथोडिक हाफ है, जो लेफ्ट में लिखा है वो क्या होता है, लेफ्ट वाला क्या होगा एनोडिक हाफ, राइट वाला क्या होगा, जो राइट में लिखा है वो कैथोडिक हाफ। तो इसको मेंशन कर दीजिए, ये वाला है कैथोडिक हाफ सेल और इस वाले को हम बोलेंगे एनोडिक हाफ सेल। बस क्लास ओवर ही कर रहा हूं उसके बाद। एनोडिक हाफ सेल एंड कैथोडिक हाफ सेल। ओके, तो अब आप देखेंगे लेफ्ट में हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना रखा है। क्यों बना रखा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आ रहा है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके है 0.337। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इसी को बोलते हैं, किताबों में लिखा है 0.34 वोल्ट। ओके, तो ये कॉपर की वजह से आएगा। और इसको इधर और इसको इधर क्यों लिखा गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर वाला, तो कॉपर वाले का प्लस का 0.34 वोल्ट होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है, तो इसका मतलब इसका एसआरपी ज्यादा है, तो ये क्या होगा रिड्यूस और ये क्या होगा ऑक्सीडाइज। तो अब की बार इधर वाले की रिएक्शन क्या चल रही होगी वो मैं आपको बता देता हूं। इधर वाला ऑक्सीडाइज होगा, कैसे ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन जाएगा H+ आयन और साथ में ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहां से जो हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डालते हैं, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम से ही स्टैंडर्ड बोला जा रहा है, तो स्टैंडर्ड के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो है 1 atm प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाइड्रोजन गैस यहां से पास करते हैं, तो हाइड्रोजन यहां पर स्प्लिट होगा H+ आयन और इलेक्ट्रॉन में। अगर H2 है तो आप 2 करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, 2 H+ आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, 2 H+ आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। ओके, अब इधर देखिए, ये टेम्परेचर 298 केल्विन स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर ये होता है और ये प्रेशर होता है। अब उधर दूसरी तरफ देखिए, ये कॉपर आयन देखिए कहां जा रहा है, रॉड की तरफ। जब ये रॉड की तरफ जा रहा है तो रॉड का मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा, तो रॉड का मास इंक्रीज होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज।
ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर चला जाएगा तो रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज, और ये रॉड जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, और यहां पर जो रॉड होगी, रॉड में मैं इसी कलर से बना देता हूं, रॉड में पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। तो रॉड में पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, यहां से सॉल्ट ब्रिज से कौन सा आयन आएगा, यहां से पॉजिटिवली चार्ज आयन आएगा, और वो पॉजिटिवली चार्ज आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो ये था हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझाने का तरीका, और इससे हमारा ये पूरा कंप्लीट सेल है, ये हाफ सेल नहीं है, हाफ सेल ये भी है, हाफ सेल ये है, तो कंप्लीट हो गया। अब ये बात ये है कि इस सेल की रीडिंग कैसे निकालनी है, तो रेफरेंस लगाना पड़ेगा। सेल कंप्लीट करेंगे तभी वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी। ओके, तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसमें कोई डाउट हो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से पूछ लीजिए। जी हाँ, यहां पर कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, कॉपर कैथोड की तरह काम करेगा, तभी तो मैंने उसको राइट में लिख रखा है ना। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इसका क्या होगा, रिडक्शन। आप इधर की रिएक्शन देखो ना, इधर की रिएक्शन क्या हो रही है, देखिए इधर की रिएक्शन है, इधर की रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अ कॉपर। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए क्या हो रहा है, एक्सेस में था तभी इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो हुआ। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो यहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन और यहां से पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ रहा है, वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सॉल्यूशन के अंदर जितना नेगेटिव चार्ज है उसको सॉल्ट ब्रिज आयन न्यूट्रलाइज कर देगा, जिस वजह से तो ये सेल रिएक्शन ऐसी बनेगी, ये हाफ सेल रिएक्शन है। तो कॉपर जाएगा, कॉपर आयन जाएगा कॉपर में, है ना, कॉपर नहीं रिड्यूस हो रहा है, ध्यान से देखिए, कॉपर आयन रिड्यूस हो रहा है। और Cu E नॉट ऑफ Cu2 प्लस बाई Cu, ये कॉपर का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0.34। अगले टर्न पे जब मैं आपको डैनियल सेल पढ़ा दूंगा तो आपको सेल रिप्रेजेंटेशन और टोटल नेट सेल रिएक्शन से ईएमएफ कैसे जनरेट करते हैं वो सारी चीजें आपको बता दूंगा। ये 0.34 वैल्यू आती है इसकी, ये वही है। और उधर की जो रिएक्शन है वो तो मैंने आपको बता ही दी, ये हाइड्रोजन जाएगा H+ आयन में, तो इसका E नॉट कितना हो जाएगा, E नॉट ऑफ, यहां पर मैं अलग कलर से लिख देता हूं, E नॉट ऑफ H+ आयन ऑब्लिक H2, तो ये 0 होता है, या फिर आप E नॉट ऑफ यहां के हिसाब से H2 बाई H+ आयन अगर लिखेंगे तो वो भी 0 क्या है, वोल्ट। ओके, तो यहां के लिए जो सेल रिएक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन की ये होगी और रिडक्शन की ये होगी। जी हाँ, ये बैटरी में इसी तरीके से रिएक्शन होगी, जो सेल आपने बना रखे होंगे। वो जो बैटरी होता है, जो इन्वर्टर में होता है वो अलग होता है, वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेड स्टोरेज बैटरी में लेड के लिए होगा। ओके, ये तो सेल बता रहा हूं मैं आपको, अलग अलग सेल होते हैं। तो यहां पर कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाता है ये चीज बताई जा रही है। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो जितना ये दिया है आज मैंने आपको, जितना भी पढ़ाया है, जो भी आपके स्क्रीन पर ये सारे टॉपिक्स आए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करके अगले टर्न की क्लास अटेंड करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।